नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष को हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से हर्यक वंश में बिंबिसार और उदयन वगैरह ने मगध का उत्कर्ष किया और उसके बाद फिर शिशुनाग वंश और नंद वंश के समय किस तरह से मगध साम्राज्य का विकास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हर्यक वंश तक मगध साम्राज्य का विकास। क्वेश्चन आ सकता है बिंबिसार से उदाई तक मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। तो बिंबिसार और उदाई जो थे वो हर्यक वंश के ही राजा थे। तो ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि किस तरह से हर्यक वंश के समय में मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्कर्ष हुआ। तो पहले हम हर्यक वंश को देखते हैं। इसके टाइम पे हर्यक वंश मगध साम्राज्य का, और यहाँ पर ये बात मैं आपको बता दूं कि आधुनिक जो भागलपुर है बिहार में और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मगध साम्राज्य में आया करता था। वहां पर मगध साम्राज्य स्थित था। हर्यक वंश, बिंबिसार और मगध साम्राज्य का विकास। तो क्वेश्चन बन सकता है द ट्रेस द राइज ऑफ द मगध एम्पायर फ्रॉम बिंबिसारा टू उदय, या डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिंबिसारा एंड अजातशत्रु इन द राइज ऑफ मगध एम्पायर, या फिर डिस्क्राइब द राइज ऑफ मगध एम्पायर अप टू हर्यक डायनेस्टी। तो बिंबिसार और मगध साम्राज्य का विकास। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। उसके पिता का नाम भट्टिय था। पुराणों के अनुसार उसके पिता का नाम हेमजीत या क्षेत्रोजा था, या क्षेत्रोजा। तो सामान्य रूप से अगर आता है तो उसके पिता का नाम भट्टिय था, लेकिन पुराणों के अनुसार पूछा जाता है तो हेमजीत या क्षेत्रोजा। छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बिंबिसार के समय वैवाहिक संबंधों की बात करें तो बिंबिसार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया। कौशल, इसकी राजधानी थी अयोध्या या श्रावस्ती। ये भी एक महाजनपद था उस समय। और देखिए राज्य विस्तार के अनेक तरीके पहले हुआ करते थे, या तो उसको युद्ध के द्वारा जीत करके, या संधि के द्वारा, या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो बिंबिसार ने कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन थी कौशल देवी, उससे विवाह किया और दहेज में काशी ग्राम को प्राप्त कर लिया। काशी भी उस टाइम पे एक महाजनपद था। तो काशी ग्राम प्राप्त कर लिया। उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। उसके अलावा उसने लिच्छवी शासक था। ये लिच्छवी एक छोटा गण था जो वृज्जी संघ का जो 8 संघ थे, 8 उसके गण थे, उसमें एक छोटा गण था ये लिच्छवी। तो उसने लिच्छवी नरेश चेटक लिच्छवी का राजा था, उसकी पुत्री चेलना से विवाह कर लिया। तो कौशल देवी से विवाह किया एक तो इसने, दूसरा चेलना से विवाह किया। उसने मद्र राज्य उत्तरी पंजाब, मद्र राज्य जो वर्तमान का उत्तरी पंजाब है, मद्र राज्य, उसकी राजकुमारी थी खेमा या शेमा, और विदेह की राजकुमारी थी वासवी। विदेह या वैशाली, दोनों कोई सा भी है। तो इससे भी इसने विवाह कर लिया। तो देखिए इन स्थानों का ये जमाई हो जाता है, तो फिर ये लोग इसके साथ युद्ध तो नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्टली इन्होंने इस पर भी अपना एक तरह से अधिकार स्थापित कर लिया। तो बिंबिसार ने कौशल देवी से विवाह किया जो कौशल नरेश की बहन थी।
चेलना से विवाह किया जो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। क्षेमा या खेमा से विवाह किया जो मद्र राज्य की राजकुमारी थी। और विदेह राज्य की राजकुमारी वासवी से विवाह किया। तो कौशल, लिच्छवी, मद्र और विदेह, कौशल, लिच्छवी, मद्र और विदेह, इन चारों से इसने विवाह किया। तो कौशल देवी, चेलना, क्षेमा या खेमा और वासवी, इनसे इसने विवाह किया। नाम ध्यान रखने, पूछ सकते हैं 4 पत्नियों के नाम। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। तो बिंबिसार के अंग राज्य पर आक्रमण कर, अंग भी महाजनपद था, उसकी राजधानी चंपा थी। तो बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया। चंपा इसकी राजधानी थी। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि छोटा क्वेश्चन अगर पूछे तो इनमें से आप बता सको। ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा था, इसको इसने हरा दिया और अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसका साम्राज्य 300 योजन तक फैला हुआ था और उसके साम्राज्य में 80,000 गांव शामिल थे। बुद्धघोष, बुद्धघोष जो जिसकी रचना अश्वघोष ने की है, बुद्ध चरित की रचना की थी अश्वघोष ने, बुद्धघोष ही ने। तो बुद्धघोष के अनुसार, बुद्धघोष तो एक दार्शनिक हुए हैं। बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के शासन काल में मगध का विस्तार दुगुना हो गया, ऐसा बुद्धघोष बताते हैं। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट है राजनयिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध। तो देखिए उसने ये राज्य तो विवाह से जीते, वैवाहिक संबंधों से। दूसरे उसने जो अंग को जीता वो युद्ध से जीता। और तीसरा पॉइंट आता है राजनयिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध, संधि की बात आती है, राजनयिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध। तो बिंबिसार ने वत्स, मद्र की राजकुमारी से इसने विवाह किया ही था, और गांधार, कंबोज, कंबोज की राजधानी पाटली या पाटन थी, पाटनी थी। ये इधर वर्तमान में जो अफगानिस्तान है उधर की तरफ, ये वर्तमान भारत की बात करें तो उसके बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान में ये महाजनपद था। तो कंबोज आदि राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। वत्स, मद्र, गांधार, कंबोज। उसने अवंती राज्य से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। ये भी एक महाजनपद था। इसकी उत्तरी राजधानी तो, उत्तरी अवंती की राजधानी तो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी, वर्तमान जो उज्जैन है उसे उज्जैनी कहा गया है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो आपने सुना होगा बाहुबली में माहिष्मती शब्द आता है, तो वो एक दक्षिणी राज्य था। तो इस तरह से दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो उसने अवंती राज्य से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और उसने अवंती नरेश प्रद्योत, प्रद्योत अवंती नरेश था उस टाइम पे। तो आप देखिए जो अंग का राजा था वो ब्रह्मदत्त था और अवंती का राजा प्रद्योत था बिंबिसार के समय। तो प्रद्योत के उपचार के लिए अपने जो राजवेद था जीवक, उसको भेजा था। तो इस तरह से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। शासन प्रबंध की बात करें अगर, तो बिंबिसार को शासन कार्य में सहायता देने के लिए अनेक पदाधिकारी थे, जिनमें प्रमुख हैं सब्बाथक, महामात्र, ये इसके पदाधिकारी थे, नंबर 1। दूसरा है सेना नायक महामात्र, और वोहारिक महामात्र, वोहारिक महामात्र। इस तरह से ये इसके अधिकारियों के नाम हैं। सब्बाथक महामात्र, सेनानायक महामात्र, वोहारिक महामात्र, ग्राम भोजक, ये प्रमुख इसके पदाधिकारी थे जिनकी सहायता से ये शासन किया करते। ग्राम भोजक, प्रांतों और ग्रामों को अपने स्थानीय शासन में काफी अधिकार प्राप्त थे। ये तो हो गई बात शासन प्रबंध की। अब बात आती है न्याय व्यवस्था की। तो राज्य की न्याय व्यवस्था कठोर थी। अपराधियों को कठोर कारावास, कोड़े लगाने, अंग छेद करने, जैसे कान काट दिया, आंख फोड़ दी, इस तरह से अंग छेद करने, उंगली काट ली,
मृत्युदंड देने की व्यवस्था थी। गलत सलाह देने वाले पदाधिकारी को भी दंडित किया जाता था, अच्छी सलाह देने वाले पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाता था। न्याय व्यवस्था के बाद छठा पॉइंट आता है जन कल्याण के कार्य। तो बिंबिसार एक प्रजा वत्सल शासक था। उसने अनेक सड़कों, नहरों, कुओं, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया। उसने साहित्य तथा कला की उन्नति को प्रोत्साहन दिया। अब धर्म की बात करें अगर 7वें पॉइंट की, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये तो बौद्ध धर्म बताते हैं। उसने बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर के और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सबसे ज्यादा उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, ध्यान रखने वाली बात है। और श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या भी कहा जाता है इसको, ठीक है, अभी यूपी में जो अयोध्या है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था बौद्ध उपदेशों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। जैन ग्रंथ कहते हैं कि ये जैन था, बौद्ध धर्म कहते थे कि ये जैन बौद्ध है। तो ब्राह्मणों के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तो वास्तव में बिंबिसार एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, सभी धर्मों का आदर करता था। और उसने सोनदंड नामक एक ब्राह्मण से, ब्राह्मण का नाम क्या था, सोनदंड, सोनदंड नामक एक ब्राह्मण को चंपा नगरी की पूरी आय दान में दे दी थी। चंपा नगरी अंग की राजधानी थी, चंपा नगरी मैंने आपको ऊपर बताया था। और इस पर अधिकार कर लिया था युद्ध के द्वारा बिंबिसार ने अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। तो इस चंपा नगरी को इसने दान में दे दिया था सोनदंड नामक एक ब्राह्मण को। ये हो गया बिंबिसार का पूरा वर्णन। और इसके बाद लेते हैं बिंबिसार का शासनकाल। तो बिंबिसार का शासनकाल जो रहा वो रहा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि उसका जो शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। और यहाँ से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, देखिए 544 के बाद 545, 46, 47, 600, 700, 800 आना चाहिए, वो ईस्वी में आते हैं, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका शासनकाल डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर आर.के. मुखर्जी बताते हैं 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु के टाइम मगध साम्राज्य का विकास हम देखते हैं। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके, इसे पितृहंता कहा जाता है, पिता की हत्या करके 492 ईस्वी में बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की तरह विस्तारवादी नीति अपनाई, अपनी विजयों तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल से इसने युद्ध किया। देखिए बिंबिसार ने कौशल नरेश, उसकी प्रसेनजीत था, तो उसकी बहन से विवाह किया था कौशल देवी से, लेकिन इसने आक्रमण किया। काशी का प्रदेश अजातशत्रु ने वापस ले लिया जो उसने दान में दे दिया था। और इस कारण दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध काफी समय तक चलता रहा। अंत में अजातशत्रु तथा प्रसेनजीत के बीच एक संधि हुई। कौशल का राजा प्रसेनजीत था, जिसके अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। वजीरा, देखिए बिंबिसार जो अजातशत्रु का पिता था उसने प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था कौशल देवी से, ठीक है, और इसने प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह किया है वजीरा से। अजातशत्रु के साथ विवाह कर दिया और काशी का प्रदेश भी अजातशत्रु को लौटा दिया। ये तो हुई कौशल प्रदेश की विजय। अब आते हैं वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली या विदेह थी। वज्जी संघ, वज्जी संघ की विजय। अजातशत्रु को वैशाली के लिच्छवियों से भी युद्ध करना पड़ा। जब चेलना, तो देखिए चेलना से बिंबिसार ने विवाह किया था, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। तो चेलना के दो पुत्रों, बिंबिसार की और भी पत्नियां थी, 4 पत्नियां तो हमारे सामने ही जो मैंने बता दिया आपको। तो फिर चेलना के दो पुत्रों हल और बेहल, बिंबिसार के भी पुत्र थे ये, और ये चेलना की के पुत्र थे। तो हल और बेहल ने अजातशत्रु को हाथी तथा 18 लड़ियों वाला हार लौटाने से इनकार कर दिया। तो अजातशत्रु और लिच्छवियों के बीच युद्ध छिड़ गया। 16 साल तक चला ये युद्ध, और अंत में अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार इसको वैशाली भेजा और लिच्छवियों में फूट डाल दी। इसके अतिरिक्त अजातशत्रु ने 2 नवीन युद्ध यंत्रों, ध्यान रखिएगा ये नवीन युद्ध यंत्र अजातशत्रु के टाइम के हैं, इसने
लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध किया उसमें इसका प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक एक तो ये है, और एक रथ मूसल। आपने देखा होगा महा बाहुबली में वो जो उसका भाई रहता है वो इस्तेमाल करता है उस गदा को, कांटे लगे रहते हैं उसके अंदर। तो महाशिलाकंटक और रथ मूसल, ये दो प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने किया था। महाशिलाकंटक और रथ मूसल, ध्यान रखिएगा। वैशाली पर अजातशत्रु का अधिकार हो गया और मल्ल गणराज्य को भी मगध राज्य में मिला लिया इसने, मल्ल गणराज्य को। उसके बाद आता है अगला राज्य अवंती। तो अभी तक कौशल पे विजय प्राप्त की अजातशत्रु ने, उसके बाद वज्जी संघ पर प्राप्त की, और उसके बाद अवंती की बात आती है। अवंती की, उत्तरी अवंती की राजधानी मैंने उज्जैनी बताई थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी बताई थी आपको महिष्मती। तो आप देखिए, अवंती के राजा प्रद्योत, अवंती का राजा प्रद्योत था, के साथ अजातशत्रु की लंबी शत्रुता चलती रही, परंतु दोनों पक्षों में कोई युद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार अजातशत्रु ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसमें मगध, अंग, काशी, वैशाली सम्मिलित थे। अब इसके धर्म की बात करें तो प्रारंभ में अजातशत्रु का झुकाव जैन धर्म की ओर था, परंतु बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। उसने राजगृह में, जो मगध की राजधानी थी, में बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अजातशत्रु के टाइम पे। महाकश्यप उसका अध्यक्ष था। अब शासन काल की बात करें तो विमल चंद्र पांडे, ये 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व बताते हैं। उधर हमने कहा था कि वो 492 ईस्वी में बिंबिसार को मार करके राजा बना, लेकिन यहाँ पर विमल चंद्र पांडे बताते हैं 493 ईस्वी से 461 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, 493 ईसा पूर्व से और 461 ईसा पूर्व में इसका शासन बताते हैं। और उधर बिंबिसार का शासन बताया गया है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा। अब आता है तीसरा राजा उदय। तो जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदय मगध की गद्दी पर बैठा। उदय ने नवीन राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र, इसने नवीन राजधानी बनाई, राजगृह को हटा करके पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना की। गंगा और सोन नदियों के संगम पर थी ये, और पाटलिपुत्र साम्राज्य विस्तार के साथ साथ व्यापारिक, सैनिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त राजधानी थी। इस समय भी मगध और अवंती के बीच संघर्ष की संभावना बनी हुई थी, परंतु उदय के शासनकाल में भी इन दोनों राज्यों के बीच निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र, ग्रंथ का नाम क्या है? आवश्यक सूत्र। ये कहता है कि इसमें बताया गया है कि उदय जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य में एक चैत्य ग्रह का निर्माण करवाया, और उदय की मृत्यु छल कपट से हुई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदय ने 16 साल तक शासन किया, और विद्वान बताते हैं कि उदय का जो शासन था वो 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक रहा। अब उदय के उत्तराधिकारी की बात करें तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी, उसके 3 पुत्र हुए। अनुरुद्ध, यहाँ पर देखिए अनिरुद्ध नहीं अनुरुद्ध है, और मुंड और नागदाशक, ये उसके 3 पुत्र हुए, उसके उत्तराधिकारी, इन्होंने शासन किया। अंत में शिशुनाग नामक अमात्य, जो शिशुनाग उसका मजुमदार था, उसका अमात्य था, उसका अधिकारी था, उसने हरियंक वंश के अंतिम शासक इस नागदाशक को मार करके और स्वयं मगध का शासक बन गया, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद शिशुनाग एक पराक्रमी और साम्राज्यवादी शासक था। उसने गिरिव्रज को पुनः मगध की राजधानी बना दिया। बिंबिसार के टाइम पे गिरिव्रज थी, फिर उसके बाद ही उदयन के टाइम पे उसके क्या नाम है उसका, अजातशत्रु के टाइम पे वो राजधानी हो गई थी राजगृह, और फिर उदय के टाइम पे पाटलिपुत्र। वापस शिशुनाग ने गिरिव्रज को राजधानी बनाया, वैशाली को मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। उसने अवंती राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक अवंतीवर्धन को पराजित कर दिया। अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वत्स राज्य को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसने कौशल राज्य को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया, और इस विजय के बाद मुगल साम्राज्य उत्तरी भारत में शक्तिशाली बन गया। तो इसने
वैशाली को मिलाया, वैशाली को दूसरी राजधानी बना दिया, अवंती राज्य को जीत लिया। उसके बाद इसने वत्स को भी मिला लिया, कौशल को भी जीत लिया। ठीक है। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि इस प्रकार पंजाब तथा सीमांत को छोड़कर प्राय सारा उत्तरी भारत शिशुनाग के आधिपत्य में आ गया और शिशुनाग ने 18 वर्ष तक शासन किया। इसका पुत्र होता है कालाशोक। शिशुनाग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कालाशोक शासक बनता है। दूसरी बौद्ध संगीति इसी के टाइम पे हुई है। काकवर्ण, इसे काकवर्ण भी कहा गया है, रंग काला था इसका। मगध का सम्राट बना, उसने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बना दिया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था, तो उदयी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, कालाशोक ने भी वापस पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया। उसके शासनकाल में बौद्धों की दूसरी संगति आयोजित हुई और बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्षों बाद वैशाली में आयोजित हुई थी। कालाशोक ने 28 वर्ष तक शासन किया था और शिशुनाग ने 18 वर्ष तक शासन किया था। तो कालाशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार कालाशोक के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया और इसके बाद शिशुनाग वंश की समाप्ति हो गई और नंद वंश का प्रादुर्भाव हुआ। तो पुराणों के अनुसार प्रथम नंद राजा महापद्मनंद था, जो एक निम्न कुलीन माता के गर्भ से पैदा हुआ था। निम्न कुल, छोटे कुल की स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ था, ऐसा कहा जाता है पुराणों में। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, ये जैन ग्रंथ है। इसके अनुसार महापद्मनंद एक नाई का पुत्र था और उसकी माता एक गणिका थी, ऐसा परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है। महापद्मनंद एक प्रबल विजेता था, उसने मगध साम्राज्य के विस्तार का कार्य पूरा किया और पुराणों में महापद्मनंद को एक छत्र शासन की स्थापना करने वाला एक राट राजा कहा गया है। तो एक पुराणों में एक छत्र शासन की स्थापना करने वाला एक राट राजा किसे कहा गया है? महापद्मनंद को, जो नंदवंश का राजा था। उसे सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला राजा भी कहा गया है। तो ध्यान रखने योग्य है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला राजा किसे कहा गया है? महापद्मनंद को। उसने मगध के पूर्व राजाओं की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, हेहय, कलिंग, अश्मक गोदावरी नदी किनारे महाजनपद है, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वीतिहोत्र आदि राजवंशों का उन्मूलन कर दिया और दक्षिण भारत के कुछ भागों पर भी अधिकार उसका था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार नंद राजाओं ने दक्षिणी भारत का काफी भाग अपने अधिकार में कर लिया और महापद्मनंद एक पराक्रमी तथा साम्राज्यवादी शासक था। उसने एक विशाल सेना गठन किया जिसमें 20,000 अश्वारोही घुड़सवार, 2 लाख पैदल और 2,000 रथ तथा 3,000 हाथी थे। ये वैभव बताया गया है, विशालता बताई गई है महापद्मनंद की। उसके पास अतुल धन संपत्ति थी और उसने अपनी विजय द्वारा एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसमें गंगा घाटी के समस्त क्षेत्र सम्मिलित थे। वास्तव में महापद्मनंद उत्तरी भारत का प्रथम सार्वभौमिक राजा था जिसने अपने पराक्रम एवं सैनिक योग्यता के बल पर राजनीतिक एकता का आदर्श प्राप्त किया। अब महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की बात करें तो पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्ष तक शासन किया था। देखिए एक एक करके, मतलब किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 6 माह, इस तरह टोटल बता दिया इसने। जैसे इधर बताया था इसके कालाशोक के 10 पुत्रों ने 22 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद 10 पुत्रों ने 22 वर्ष तक, महापद्मनंद के 8 पुत्रों ने 12 वर्ष में, तो 10, 22, 8, 12। नंदवंश का अंतिम शासक जो था वो धनानंद था या धननंद था। धनानंद एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। उसे उत्तराधिकार में एक विशाल सेना तथा कोष प्राप्त हुआ था, धन प्राप्त हुआ था, परंतु धनानंद अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध राज्य पर आक्रमण कर धनानंद को पराजित कर दिया। इस प्रकार नंद वंश का अंत हुआ, नाश हुआ।
और मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। धन्यवाद।